Hello and welcome. I am Dr. Rohitashu Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Dongar College, Bikaner. In this presentation, I will explain types of monosaccharides. This is second presentation in this series, that is types of monosaccharides. इस प्रस्तुतिकरण में मैं मोनोसैकेराइड्स के प्रकारों के बारे में चर्चा करूंगा। यह मोनोसैकेराइड्स के प्रकारों से संबंधित दूसरा प्रस्तुतिकरण। The first three types of monosaccharides I have discussed in earlier video. पहले तीन प्रकार के मोनोसैकेराइड्स यानी न्यूट्रल मोनोसैकेराइड्स, ओसामीन्स और यूरोनिक एसिड्स के बारे में मैं पूर्व के प्रस्तुतिकरण में बात कर चुका हूं। Now the fourth type, sialic acids. Sialic acids are derivatives of muraminic acid and these are generally acetylated. सियालिक अम्ल जो है वह न्यूरामिनिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं, अर्थात न्यूरामिनिक अम्ल से निर्मित होते हैं और सामान्यतः यह एसिटाइलीकृत होते हैं, अर्थात इनके साथ एक एसिटिक अम्ल अणु भी जुड़ा हुआ रहता है। The न्यूरामिनिक एसिड itself consists of a molecule of pyruvic acid condensed with a molecule of D-manosamine. न्यूरामिनिक अम्ल का जो निर्माण होता है वह पायरुविक अम्ल के एक अणु और मेनोसामीन के एक अणु के संघनन से निर्मित होता है, अर्थात एक पायरुविक अम्ल का अणु और एक मेनोसामीन का अणु मिलकर के संघनित होकर के जुड़ के न्यूरामिनिक एसिड के एक अणु का निर्माण करते हैं। So in this structure, pyruvic acid molecule, that is carbon number 1, 2 and 3, these are obtained from pyruvic acid molecule. तो न्यूरामिनिक अम्ल की संरचना में जो कार्बन क्रमांक 1, 2 और 3 होते हैं वह पायरुविक अम्ल से प्राप्त होते हैं, that is कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 and कार्बन नंबर 3. These carbon atoms come from pyruvic acid. यह कार्बन परमाणु पायरुविक अम्ल से आते हैं। पायरुविक अम्ल का सूत्र जैसा हम जानते हैं COOH, C डबल बॉन्ड O, CH3 होता है। तो यह पायरुविक अम्ल में जो तीन कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं वह न्यूरामिनिक अम्ल में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पर उपस्थित होते हैं। कार्बन नंबर 4 से लेकर कार्बन नंबर 9 तक के जो कार्बन है वह मेनोसामीन से प्राप्त होते हैं, कार्बन 4 to कार्बन 9. In other words, I can say that the carbon number 4 in neuraminic acid was actually carbon number 1 of menosamine and carbon number 5 of neuraminic acid is actually carbon number 2 of menosamine. तो मैं ये कह सकता हूं कि कार्बन नंबर 4 से कार्बन नंबर 9 जो है वह मेनोसामीन के कार्बन परमाणु है, अर्थात मेनोसामीन में जो कार्बन नंबर 1 होता है वह न्यूरामिनिक अम्ल में कार्बन नंबर 4 हो जाता है। मेनोसामीन में जो कार्बन नंबर 2 होता है वह न्यूरामिनिक अम्ल में कार्बन नंबर 5 हो जाता है और इसी प्रकार से आगे के कार्बन का क्रमांक निर्धारित होता है। So in this molecule represents N-acetyl neuraminic acid. चित्र में जो प्रदर्शित किया गया है वह N-acetyl neuraminic अम्ल की संरचना को प्रदर्शित किया गया है। It is obtained if the amino group of this osamine is acetylated. यदि इस ओसामीन में जो अमीनो समूह है, अर्थात जो कार्बन नंबर 5 पर अमीनो समूह उपस्थित है जो ओरिजिनली मेनोसामीन का कार्बन नंबर 2 था, तो यहाँ पर यह जो अमीनो समूह उपस्थित है जब यह एसिटाइलेटेड हो जाता है, इसके साथ एसिटिक अम्ल अणु आकर के जुड़ जाता है तो न्यूरामिनिक अम्ल N-acetyl न्यूरामिनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो मीनिंग इज if at carbon number 5 only NH2 group is present, only amino group is present, then it is neuraminic acid, structure of neuraminic acid. इस चित्र में यदि कार्बन नंबर 5 पर केवल अमीनो समूह ही उपस्थित हो, NH2 समूह ही उपस्थित हो, तो यह न्यूरामिनिक अम्ल की संरचना होगी और जब यह अमीनो समूह एसिटाइलेटेड हो जाता है तो हमें प्राप्त होता है N-acetyl न्यूरामिनिक एसिड। तो यहाँ इस चित्र में जो प्रदर्शित किया गया है वह N-acetyl न्यूरामिनिक अम्ल है जहां पर कार्बन नंबर 5 पर उपस्थित अमीनो समूह एसिटाइलेटेड हो जाता है। Sialic acids are constituents of various glycoproteins and glycolipids in animals. जो सियालिक अम्ल होते हैं वह जंतुओं में पाए जाने वाले अनेक ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के घटक के रूप में उपस्थित होते हैं। So this is all about 4 different types of monosaccharides. Now some other compounds which are also derived from monosaccharides. अब हम कुछ
महत्वपूर्ण पदार्थों के बारे में बात करेंगे जो मोनोसैकेराइड से ही व्युत्पन्न होते हैं। इनमें पहला है एल एस्कॉर्बिक एसिड which is also known as vitamin C. So first one is L-ascorbic acid or vitamin C. It is the gamma lactone of a hexonic acid. यह हेक्सोनिक अम्ल का गामा लैक्टोन व्युत्पन्न है। This itself is derived from an aldohexose by oxidation of aldehyde group to acid group. जिस हेक्सोनिक अम्ल, जैसा कि पूर्व के प्रस्तुतिकरण में मैं बता चुका हूं, हेक्सोनिक अम्ल का निर्माण तब होता है जब एल्डोहेक्सोज में उपस्थित एल्डिहाइड समूह ऑक्सीकृत हो जाता है एक कार्बोक्सिल समूह के अंदर। तो जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। सो कार्बन नंबर 1 पर जो एल्डिहाइड समूह होता है वह पहले तो ऑक्सीकृत हो जाता है कार्बोक्सिल समूह के अंदर और फिर उससे इसका गामा लैक्टोन निर्मित होता है। Then it is further characterized by a double bond between two carbon atoms each carrying a hydroxyl group, that is, this is also an example of इन-डाइऑल। तो यह एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी इन-डाइऑल का भी एक उदाहरण है, जहां पर दो कार्बन परमाणु एक द्विबंध के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। टू कार्बन एटम्स आर अटैच्ड बाय डबल बॉन्ड, दो कार्बन परमाणुओं के बीच में एक द्विबंध उपस्थित होता है और यह दोनों कार्बन परमाणु जो द्विबंध के साथ द्वारा जुड़े हुए हैं, इन दोनों कार्बन परमाणुओं पर एक हाइड्रोक्सिल समूह भी उपस्थित होता है। तो इस संरचना को, दैट इज OH C डबल बॉन्ड C OH, इस संरचना को इन-डाइऑल संरचना कहा जाता है और यह भी विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड का एक विशिष्ट लक्षण है। तो पहले चित्र में एस्कॉर्बिक एसिड की चेन स्ट्रक्चर प्रदर्शित की गई है, श्रृंखला संरचना प्रदर्शित की गई है। कार्बन नंबर 1 जो हेक्सोनिक अम्ल से व्युत्पन्न है, अर्थात यह पहले एल्डिहाइड समूह था जो कार्बोक्सिल समूह में परिवर्तित हो जाता है और फिर गामा लैक्टोन में परिवर्तित हो जाता है। कार्बन नंबर 2 और 3, कार्बन नंबर 2 और 3 जो है वह इन-डाइऑल के रूप में पाए जाते हैं और कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 1 जो ग्लूकोज में था वह ऑक्साइड ब्रिज के द्वारा जुड़ जाते हैं और कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6 की संरचना वही रहती है जो कि ग्लूकोज अणु में रहती है। तो बेसिकली एस्कॉर्बिक एसिड इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्लूकोनिक एसिड। तो वस्तुतः जो एस्कॉर्बिक अम्ल है इसका निर्माण जो होता है वह ग्लूकोनिक अम्ल से होता है या यह ग्लूकोनिक अम्ल का व्युत्पन्न है। और ग्लूकोनिक अम्ल, जैसा कि हम पूर्व में बात कर चुके हैं, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिल समूह में परिवर्तित होने से निर्मित होता है। And this is ring structure of ascorbic acid. This is carbon number 1 in the form of gamma lactone. Then इन-डाइऑल कार्बन, that is carbon 2 and carbon 3 OH C double bond C OH, and then carbon number 4, carbon number 5 and carbon number 6. So this is the structure of ascorbic acid derived from gluconic acid. यह ascorbic अम्ल की संरचना है जो ग्लूकोनिक अम्ल से व्युत्पन्न होता है। This substance, that is ascorbic acid, readily oxidizes reversibly to dehydroascorbic acid, enabling its participation in cellular oxidation reduction processes. Ascorbic अम्ल आसानी से उत्क्रमणीय रूप से डिहाइड्रोएस्कॉर्बिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाता है, अर्थात जो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं, इनमें से हाइड्रोजन परमाणु निकल जाते हैं। तो इनमें से हाइड्रोजन परमाणु निकलने का अर्थ हुआ कि यह कंपाउंड जो है यह ऑक्सीडाइज हो गया, हाइड्रोजन निकल गया अर्थात ऑक्सीकृत हो गया और इस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो संरचना निर्मित होती है या जो पदार्थ निर्मित होता है उसे कहते हैं डिहाइड्रोएस्कॉर्बिक एसिड, जो कि इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, दिस इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन और इस कारण से या इस गुण के कारण एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वह कोशिकाओं में जो भी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं उनमें आसानी से भाग ले सकता है। दिस एनेबल्स दिस मॉलिक्यूल टू पार्टिसिपेट इन सेलुलर ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेसेस। तो यहाँ डिहाइड्रोएस्कॉर्बिक एसिड की संरचना हम देख सकते हैं। यह दोनों हाइड्रोजन एटम जो कार्बन 2 और कार्बन नंबर 3 पर थे, यहाँ से हाइड्रोजन एटम निकल जाते हैं, उसके फलस्वरूप यह ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा कार्बन एटम से जुड़ जाता है और यह डबल बॉन्ड जो दो कार्बन परमाणुओं के बीच में पहले था यह सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है या एकल बंध में परिवर्तित हो जाता है। Now this is the structure of acid. Now
Other derived monosaccharides are polyhydric alcohols which are also known as polyalcohols or polyols. दूसरा उदाहरण जो है वह है polyhydric alcohols जिन्हें polyalcohols भी कहा जाता है या polyols भी कहा जाता है. These are obtained by reduction of aldehyde or ketone group to alcohol group. इनका जो निर्माण होता है वह aldehyde समूह के या कीटोन समूह के जो कि मोनोसैकेराइड्स में उपस्थित होते हैं उनके अपचयन से होता है. तो एल्डिहाइड समूह या कीटोन समूह अपचयित होकर एल्कोहल समूह में जब परिवर्तित हो जाता है तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल या पॉलीऑल्स या पॉलीअल्कोहल्स का निर्माण होता है. फॉर एग्जांपल डी ग्लूकोज गिव्स राइज टू सॉर्बिटॉल और डी ग्लूसिटॉल. बाय दिस रिडक्शन डी गैलेक्टोज इज रिड्यूस्ड टू डी गैलेक्टिटॉल और डल्किटॉल. डी मैनोज इज रिड्यूस्ड टू मैनिटॉल एंड डी राइबोज इज रिड्यूस्ड टू राइबिटॉल. तो जब यह अपचयन होता है तो डी ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल का निर्माण होता है या डी ग्लूसिटॉल का निर्माण होता है. गैलेक्टोज के अपचयन से डी गैलेक्टिटॉल का निर्माण होता है. मैनोज के अपचयन से मैनिटॉल का और राइबोज के अपचयन से राइबिटॉल का निर्माण होता है. दीज आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्री. तो यह जब पॉली अल्कोहल्स या पॉलीऑल्स है इनका औषधियों के निर्माण में और कुछ अन्य उद्योगों में बहुत अधिक महत्व होता है या औद्योगिक उपयोग इनका बहुत अधिक होता है और औषधीय उपयोग बहुत अधिक होता है. चित्र में मैनिटॉल और सॉर्बिटॉल का स्ट्रक्चर प्रदर्शित किया गया है. मैनिटॉल जो कि मैनोज से डिराइव्ड है. मैनोज में जैसा हम जानते हैं कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सिल समूह श्रृंखला में बाईं ओर उपस्थित होता है. तो मैनोज के संरचना में जब कार्बन नंबर 1 पर जो एल्डिहाइड समूह था यह अपचयित हो जाता है हाइड्रोक्सिल समूह में तो यहाँ पर CH2OH समूह का निर्माण हो जाता है यानी मैनिटॉल निर्मित हो जाता है. इसी प्रकार से ग्लूकोज में जो कार्बन नंबर 1 पर जो एल्डिहाइड समूह होता है वह अपचयित हो जाता है अल्कोहल समूह में अर्थात CH2OH समूह निर्मित हो जाता है तो ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल का निर्माण होता है. अनदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज ग्लिसरॉल. एक और अन्य महत्वपूर्ण पदार्थ जो ट्रायोज शुगर या ट्रायोज मोनोसैकेराइड से निर्मित होता है वह है ग्लिसरॉल. इट इज ए 3 कार्बन कंपाउंड ए ट्राई अल्कोहल एंड इट इज ऑफ कंसिडरेबल मेटाबॉलिक इंपॉर्टेंस. यह काफी अधिक उपापचयी महत्व का पदार्थ है. तो जैसा कि आप पूर्व में अध्ययन कर चुके होंगे जो वसीय अम्ल होते हैं जो लिपिड्स होते हैं लिपिड्स की संरचना में ग्लिसरॉल एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है. इन स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स ग्लिसरॉल इज प्रेजेंट एज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट and this glycerol can be considered as the reduction product of glyceraldehyde or dihydroxyacetone. और वस्तुतः ग्लिसरॉल का निर्माण जो होता है वह ग्लिसरल्डिहाइड से या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन से अपचयन के द्वारा होता है. ग्लिसरल्डिहाइड जैसा कि हम जानते हैं यह एक ट्रायोज एल्डोज मोनोसैकेराइड है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वह कीटो ट्रायोज है या कीटो ट्रायोज मोनोसैकेराइड है. तो इनके अपचयन से ग्लिसरॉल का निर्माण होता है जैसा कि चित्र में हम देख सकते हैं. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल. तो इन ग्लिसरल्डिहाइड दिस कार्बन दैट इज कार्बन 1 इज इन द फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप. यह जो कार्बन 1 होता है वह एल्डिहाइड समूह के रूप में होता है और जब यह अपचयित हो जाता है और CH2OH में परिवर्तित हो जाता है तो ग्लिसरॉल का निर्माण हो जाता है. इसी प्रकार से ग्लिसरॉल का निर्माण डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन से भी हो सकता है जहां पर कार्बन 1 और कार्बन 3 पहले से ही CH2OH समूह के रूप में होते हैं. यहाँ पर जो दूसरा कार्बन होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में वह कीटो कार्बन होता है और इसके अपचयन से यह कीटो कार्बन CH2OH में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार से ग्लिसरॉल का निर्माण हो जाता है. देन लास्ट इंपॉर्टेंट derived monosaccharides are phosphorylated monosaccharides. जो अंतिम प्रकार है वह फॉस्फोराइलीकृत मोनोसैकेराइड्स का है. Several phosphorylated forms of monosaccharides are found in living systems as metabolic intermediates in many metabolic pathways. मोनोसैकेराइड्स के अनेक फॉस्फोराइलीकृत स्वरूप भी पाए जाते हैं सजीव तंत्रों के अंदर जो सामान्यतः अनेक उपापचयी पथों में उपापचयी माध्यमिक पदार्थ के रूप में निर्मित होते हैं. और सामान्यतः जो फॉस्फोराइलीकरण होता है वह इन मोनोसैकेराइड्स के टर्मिनल कार्बन्स का होता है अंतस्थ कार्बन्स का होता है. अर्थात हेक्सोज यदि है तो कार्बन नंबर 1 या कार्बन नंबर 5 कार्बन नंबर 6 या दोनों ही कार्बन यानी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 दोनों ही फॉस्फोराइलीकृत हो जाते हैं यदि यह एक हेक्सोज मोनोसैकेराइड है. यदि यह पेंटोज है तो
कार्बन नंबर 1 या कार्बन नंबर 5 या दोनों ही कार्बन फॉस्फोराइलीकृत हो जाएंगे तो फॉस्फोराइलेटेड मोनोसैकेराइड बनते हैं। तो यहाँ पर केवल एक ही को चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, पहला ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। तो इसमें कार्बन नंबर 1 के साथ फॉस्फेट समूह आकर के जुड़ जाता है या फॉस्फोरिक अम्ल अणु आकर के जुड़ जाता है, जिससे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का निर्माण हो जाता है। दूसरे चित्र में कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 दोनों स्थानों पर फॉस्फोरिक अम्ल का अणु आकर के जुड़ जाता है या फॉस्फेट अणु आकर के जुड़ जाता है, तो फलस्वरूप निर्माण होता है ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो यह जो चित्र है यह ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट का है। दिस फिगर represents structure of glucose 1,6 bisphosphate in which phosphate group or phosphate is present or phosphoric acid residue is present at both terminal carbons, that is carbon number 1 and carbon number 6. So this is all about derived monosaccharides. Thanks for watching.